नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे चार धाम की यात्रा की कंप्लीट डिटेल। यहाँ घूमने का कितना खर्चा आता है, ये चार धाम यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे ये यात्रा होती है, घोड़े और खच्चर का कितना किराया रहता है और आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से यहाँ पे यात्रा कैसे कर सकते हैं, ये सभी कुछ डिटेल देंगे आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हर साल उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा होती है, जो कि मई के महीने में शुरू होती है और नवंबर तक चलती है। ये यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है और अगर आप ये चारधाम यात्रा एक साथ करने चाहते हैं तो 9 से 10 दिन का समय इस यात्रा को करने में लग जाता है। ये यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से ही शुरू होती है और यहीं पर आकर ये यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा पर जाने के लिए आप चाहें तो बस से एक एक धाम करके पूरी यात्रा कर सकते हैं और अगर आप चारों धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं पैकेज लेके, तो आप इसमें एक टूर पैकेज लेके ये सारी यात्रा एक साथ कर सकते हैं, जिसमें आपका आना जाना, खाना पीना और होटल में रहने का ये सब टूर पैकेज में ही इंक्लूड होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसी हैं जो चार धाम की यात्रा करवाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन भी है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कई सारी आपको ट्रैवल एजेंसी दिखाई दी जाएंगी जो चार धाम की यात्रा कराती हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट हरिद्वार या ऋषिकेश आके इस पैकेज को ले सकते हैं या तो आप ऑनलाइन ही बुक करवा लीजिए। वैसे अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं और आपको चारधाम यात्रा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पूरा पैकेज एक साथ ले लीजिए, नहीं तो आपको होटल करने में, इधर उधर से जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप एक साथ ये पैकेज ले लेंगे तो आपको एक ही बार में ये सारा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे पीक सीजन होता है वहाँ पे होटल्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, कई बार खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो ये सब की दिक्कत अगर से आप बचना चाहते हैं तो आप पूरा पैकेज ले लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो कितना किराया आएगा और टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपका कितना किराया लग जाएगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं और केवल आने जाने का किराया देना चाहते हैं चार धाम का, इसके अलावा खाना पीना और रहना अपने आप से देना चाहते हैं, तो इसका जो किराया रहेगा मिनिमम से मिनिमम 3,000 और 3,000 से 5,000 तक के बीच में रहेगा बस का। तो हरिद्वार से बस जाती है और ऋषिकेश से भी जाती है। यहाँ पे कई सारी ट्रैवल एजेंसी हैं, आप वहाँ पे जाके इनको पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी जो रहेगी, जो अगर 4 सीटर टैक्सी रहेगी उसका जो किराया रहेगा वो रहेगा लगभग 17,000 रुपये से शुरू हो जाती है और 10 सीटर का लगभग 22,000 तक का है। इसी तरह का किराया रहता है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। और जो ये टैक्सी का किराया है 17,000 और 22,000 ये केवल आने जाने का है। इसके अलावा खाने पीने का और वहाँ पे रहने का ये सब किराया आपका होगा। कि अब अगर बात की जाए वहाँ पे खाने पीने और ठहरने की, तो जिस टाइम पे पीक सीजन होता है उस टाइम पे यहाँ पे होटल काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। ये समझ लीजिए 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक में, और खाने पीने का भी यही हिसाब रहता है, एक टाइम का 200 रुपये से 500 रुपये तक का आपका बैठता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ ट्रैवल एजेंसी की, कि ट्रैवल एजेंसी किस किस तरह से इस चारधाम यात्रा को करवाते हैं। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं और पूरा का पूरा पैकेज लेते हैं, आना जाना, खाना पीना और रहने, इन सब का लेते हैं, तो ये किराया रहेगा लगभग 13,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के बीच में। अलग अलग ट्रैवल एजेंसी हैं, अलग अलग किराया रहता है। यानी अगर आप बस से करते हैं सफ़र तो उसका किराया अलग रहेगा, टैक्सी से करते हैं तो अलग रहेगा और कार से करते हैं तो अलग रहेगा। इसमें भी AC और नॉन AC बसें अलग अलग रहती हैं। तो मैं आपको जो सबसे मिनिमम बता रहा हूँ वो है नॉन AC का, वो रहता है लगभग 13,000 रुपये का, जिसमें आपका आना जाना, खाना पीना और होटल में रुकना ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। इस पैकेज में 8 रात और 9 दिन का समय लगेगा और ये बस होगी नॉन AC। और वैसे भी अगर आप इस चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं तो जैसे ही आप पहाड़ी पे चलना शुरू करेंगे, मसूरी से आगे निकलेंगे, आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अच्छी बसों में जाना चाहते हैं तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा खर्च करके अच्छी बसों में भी जा सकते हैं। तो ये है शुरुआती पैकेज, मैंने आपको बता दिया है। तो इन सब में जाने में आपको 13,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप मिनिमम भी 13,000 रुपये में जाते हैं तो आपका ये सब पैकेज हो जाएगा। तो आप इन चारों धामों में यात्रा कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ ट्रैवल एजेंसी टैक्सी के थ्रू भी इसी तरह से यात्रा कराती है, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ आपका वहाँ पे रहता है। तो उनका किराया 18,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक का रहता है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी या बाइक से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहाड़ों में पहले ड्राइव नहीं की है तो आप वहाँ पे खुद गाड़ी लेकर ना जाएं, क्योंकि रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं। अपने साथ एक स्किल्ड ड्राइवर लेकर जाएं जिसको पहाड़ में गाड़ी चलाने का अनुभव हो। अब बात करते हैं यात्रा कब से कब तक के बीच में होती है।
तो ये यात्रा शुरू हो जाती है मई से और नवंबर तक के लास्ट हफ्ते तक यह यात्रा चलती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो भीड़ आती है, सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो आते हैं मई से लेकर जून के समय में, क्योंकि ये समय यात्रा करने के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके बाद बरसात शुरू हो जाती है और बरसात में यहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उस टाइम पे बहुत ही कम लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि बरसात के समय में एक तो कहीं पर भी कभी भी बारिश हो जाती है, उसमें यात्रा करने में दिक्कत आती है। उसके बाद रास्ते कई बार टूट जाते हैं, तो उसमें कई बार समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से बरसात में लोग यात्रा करने से बचते हैं। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, लेकिन उस समय में ठंड काफ़ी पड़ने लग जाती है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग मई से जून तक के बीच में ही यात्रा करते हैं। तो अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप या तो बस, टैक्सी, कार से ही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने अपना एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसमें जाके हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा की जाती है और कितना खर्चा आएगा, कंप्लीट डिटेल उसमें जान लेंगे। अब बात करते हैं कि ये यात्रा कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले जब आप आएंगे, आप या हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ से भी अपनी आप यात्रा शुरू करते हैं, तो जो ये ट्रैवल पैकेज है जिसमें मैंने आपको बताया 13,000 रुपये में आपका आना जाना खाना पीना ये सब होता है, तो इसमें पहले दिन आप हरिद्वार से चलते हैं। इसके बाद इस सुबह हरिद्वार से गाड़ी चलना शुरू करती है और मसूरी होते हुए बरकोट जाती है। हरिद्वार से बरकोट की दूरी 210 किलोमीटर है। रास्ते में आप मसूरी से होते हुए जाएंगे बरकोट में, तो उसके बाद आप उस रात रुकेंगे बरकोट में। इसके बाद सुबह सुबह बरकोट से आप जानकी चट्टी तक जाएंगे, जिसकी दूरी है लगभग 36 किलोमीटर। और फिर यहाँ जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक का लगभग 5 से 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। आप चाहें तो इसको पैदल जा सकते हैं। वैसे ये यात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है, केवल 6 किलोमीटर की है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पे घोड़े खच्चर या डोली से भी जा सकते हैं। और जो घोड़े खच्चर का यहाँ पे किराया रहता है आने और जाने का, लगभग 1,000 रुपये रहेगा आने और जाने का। इसके अलावा डोली वालों को भी लगभग यही किराया रहता है। तो आप उस दिन फिर वापस आके बरकोट में होटल में ठहरेंगे। इसके बाद तीसरे दिन आप बरकोट से जाएंगे उत्तरकाशी के लिए। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी है 115 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पे रास्ते में काशी विश्वनाथ का मंदिर और कुछ प्रसिद्ध गुफाओं में आप यहाँ पे घूमेंगे। इसके बाद उस दिन आप उत्तरकाशी में रुकेंगे और सुबह सुबह उसके बाद अगले दिन चौथे दिन चलेंगे गंगोत्री के लिए। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी है 100 किलोमीटर। और यहाँ पे जो जहाँ पे बस उतरती है वहाँ से गंगोत्री का जो मंदिर है वो यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, तो ज़्यादा पैदल यात्रा यहाँ पे नहीं करनी होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गंगा का उद्गम यहीं से होता है। यहाँ से गंगा भगीरथी के नाम से आती है और फिर आगे जाके भगीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो इसे संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। उसके बाद आप इसी दिन गंगोत्री से वापस उत्तरकाशी आ जाएंगे, क्योंकि पास का ही ट्रैक है तो आप एक ही दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप उत्तरकाशी में रात को रुकेंगे। फिर 5वें दिन आप चलेंगे उत्तरकाशी से गुप्तकाशी के लिए। उत्तरकाशी से गुप्तकाशी के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर और इस सफ़र को करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पे कुछ पौराणिक मंदिर हैं, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद रात को यहीं रुकेंगे। गुप्तकाशी के बाद फिर यात्रा शुरू होगी गौरीकुंड के लिए। फिर 6ठे दिन यात्रा शुरू होगी गुप्तकाशी से गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ का जो पैदल रास्ता है वो है लगभग 16 किलोमीटर का। ये चढ़ाई थोड़ा सा थका देने वाली रहती है, क्योंकि एक तो 16 किलोमीटर का ट्रैक है और उसमें भी खड़ी चढ़ाई रहती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला ट्रैक रहता है। तो अगर आप इस यात्रा को पैदल करना चाहते हैं तो आप इसको पैदल कर सकते हैं, नहीं तो आप या तो घोड़े से कर सकते हैं या डोली से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सर्विस है, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपने पहले नहीं कर रखी है तो बहुत कम चांस है कि आपको हेलीकॉप्टर में सीट मिल पाएगी। तो आप घोड़ा या डोली से कर पाएंगे इस यात्रा को। घोड़े का जो यहाँ पे किराया रहेगा लगभग 2500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का रहेगा आने और जाने का। और सुबह आपको दर्शनों के लिए जाना है और शाम तक वापस लौटना होगा। तो इस तरह से आप उस दिन केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौटेंगे गौरीकुंड में। फिर उसके बाद आप यहाँ से आएंगे गुप्तकाशी और रात को आप गुप्तकाशी में ही रुकेंगे। इसके बाद 7वें दिन आप गुप्तकाशी से चलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो गुप्तकाशी से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो है 220 किलोमीटर का। इसमें लगभग 9 से 10 घंटे आपको लग जाएंगे। बद्रीनाथ में आपको पैदल बहुत ही कम चलना पड़ेगा। यहाँ पे लगभग 200 मीटर पैदल आपको चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कोई पैदल चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। और शाम को आप यहाँ पे दर्शन करके बद्रीनाथ में ही आप रात को यहाँ रुकेंगे। इसके बाद 8वें दिन बद्रीनाथ से आप चलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। जोशीमठ होते हुए रुद्रप्रयाग जाएंगे, जिसकी दूरी है 160 किलोमीटर। इस यात्रा को करने में लगभग 7 घंटे का समय लग जाएगा। जोशीमठ में भी बहुत सारे पौराणिक मंदिर हैं, यहाँ पे भी आप दर्शन करते हुए रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे।
इसके बाद रात को आप रुद्रप्रयाग में ही आराम करेंगे और 9वें दिन आप चलेंगे फिर रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की ओर और रास्ते में ऋषिकेश होते हुए आप आएंगे। इसमें आप रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के कुछ धार्मिक स्थलों को देखते हुए पहुंच जाएंगे हरिद्वार। तो इस तरह से आपकी ये यात्रा 9 दिन और 8 रातों में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप टूर पैकेज लेते हैं तो इसी तरह से आपकी यात्रा होती है। आप चाहें तो ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं और नहीं तो आप सीधे ही हरिद्वार या ऋषिकेश जाके वहाँ पे कई सारी ट्रैवल एजेंसी हैं जो आपको ये पैकेज देंगी, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ टिप्स। ये जो यात्रा रहती है, ये 9 से 10 दिन की जो यात्रा रहेगी, ये काफ़ी थका देने वाली रहती है। आपको साथ में कुछ दवाई भी रखनी होंगी। पहाड़ों में कई लोगों को उल्टियाँ भी आती हैं, सर घूमता है, तो इसके लिए आपके पास कुछ दवाई होना ज़रूरी है। इसके अलावा रास्ते में आप अपने साथ रेनकोट जरूर ले जाएं, क्योंकि रास्ते में कभी भी बारिश हो जाती है, पहाड़ों में कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी बरसात हो जाती है, तो इसलिए रेनकोट अपने साथ जरूर ले जाएं ताकि आप भीगे नहीं और आपका सामान भी खराब ना हो। इसके अलावा अगर आप केवल एक धाम की यात्रा करना चाहते हैं, यानी आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं या केदारनाथ की या किसी और धाम की, तो उसके लिए हमने अपने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जिनमें हमने प्रत्येक धाम की कंप्लीट डिटेल दी है और उनके पौराणिक महत्व को भी बताया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप जाके उन लिंक पे जाके डायरेक्टली हमारे उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। अगर आप इस 10 दिन की यात्रा को नहीं करना चाहते हैं, एक धाम या 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको 4 धाम यात्रा की कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।